नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के साथ बुलेटिन एक्सप्रेस चैनल में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी। गुंबर दिखते खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में प्रगति की 53वीं बैठक की अध्यक्षता। बैठक में रेल, सड़क और बिजली क्षेत्र से जुड़ी 6 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। 9 राज्यों में फैली इन परियोजनाओं की लागत 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। समीक्षा के दौरान परियोजनाओं की समय सीमा, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, लंबित मुद्दों के समाधान और को जल्द पूरा करने पर दिया गया जोर। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अलग अलग हिस्सों या पैकेज के तौर पर नहीं, बल्कि एकीकृत परियोजना के रूप में देखा जाना चाहिए। किसी एक हिस्से में काम पूरा होना तभी सार्थक है जब पूरी परियोजना समय पर पूरी होकर लोगों तक उसका लाभ पहुंचाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स, नक्सलवाद और नॉर्थ ईस्ट जैसी चुनौतियों को समय रहते पहचान कर रोका जाना चाहिए। भारत और कनाडा के आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची टोरंटो। उन्होंने कनाडा के टोरंटो में भारतीय प्रवासी कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ स्वागत समारोह में किया संवाद। ये बातचीत भारत कनाडा के आर्थिक संबंधों को निवेश के साथ मजबूत करने पर केंद्रित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल और देश में बड़े बाजार, युवा आबादी, बढ़ती खपत, डिजिटल ढांचे और मजबूत पूंजी बाजार जैसी कई विशेषताएं निवेश के नए अवसर करती हैं पैदा। वित्त मंत्री ने भारत कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में जबरदस्त बदलाव की भी बातचीत की। उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग और प्रवासी भारतीय समुदाय को रणनीतिक सेतु के रूप में महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जापानी सेमीकंडक्टर और एआई कंपनियों के सीईओज के साथ आयोजित एक राउंड टेबल बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जापान को भारत का एक अहम साझेदार बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि वर्ष 2023 में सहयोग ज्ञापन के बाद दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और अधिक मजबूत हुई। 2032 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग $150 अरब तक पहुंचने की उम्मीद। पीयूष गोयल ने जापान दौरे के तीसरे दिन आज निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ग्लोबल बिजनेस के हेड मिनोरू किमुरा के साथ की मुलाकात। इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भारत जापान सहयोग को और मजबूत करने के मौके पर हुई चर्चा। इससे पहले पीयूष गोयल ने टोक्यो में 60,000 से अधिक मजबूत भारतीय समुदाय को संबोधित किया और उन्हें भारत का सच्चा ब्रांड एम्बेसडर करार दिया। पीयूष गोयल ने जोर देते हुए कहा कि जापान में नर्सेस, इंजीनियर्स और एआई जैसे कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए भारी मांग है, लेकिन इसके लिए उन्हें स्थानीय जापानी भाषा और संस्कृति जरूर सीखनी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा के पाथरदेवी में हुतात्मा स्मृति स्मारक का करेंगे उद्घाटन। ये स्मारक देश की आजादी और गोवा मुक्ति आंदोलन में योगदान देने वाले वीरों की स्मृति को समर्पित। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल डीआरडीओ की सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय रक्षा उद्योग को देने के लिए दी मंजूरी। इससे देश में मिसाइलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में होगी बढ़ोतरी। ऐतिहासिक पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता को और अधिक बढ़ाना, विदेशी हथियारों के आयात पर भारत की निर्भरता को काफी हद तक कम करना है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में नवविकसित प्रागैतिहासिक जीवन गैलरी का करेंगे उद्घाटन। ये गैलरी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यानी NCSM के तहत विकसित की गई है। विदेश और वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गोरिटा आज से वियतनाम, लाओ, पीडीआर और पलाऊ की आधिकारिक यात्रा पर। उनकी यात्रा 2 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर रहेगा फोकस। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बुलेट ट्रेन के 135.45 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण
तेजी से जारी। अब तक करीब 74 kmpl तैयार हो चुके हैं। बुलेट ट्रेन रूट के 7 पर्वतीय सुरंगों में से 3 का निर्माण पूरा। ठाणे स्टेशन को मैंग्रोव और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जमीन से 12 मीटर ऊपर बनाया जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोडमैप के लक्ष्यों को लागू करने पर विचार किया। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। एनटी में सुधार और देश की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने को लेकर संसद की स्थायी समिति की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। बैठक में एनटीए के सुदृढ़ीकरण से संबंधित संशोधित 382वें प्रतिवेदन के प्रारूप को किया गया स्वीकार। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कई अहम सुझाव रखे। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, विश्वसनीयता, जवाबदेही सुनिश्चित करने पर दिया जोर। कर्नाटक में भाजपा 1 से 10 सितंबर तक रायचूर में बल्लारी तक 10 दिवसीय पद यात्रा निकालेगी। इस पद यात्रा के जरिए राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर किया जाएगा। दिल्ली सरकार आज पात्र महिलाओं को दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। कार्यक्रम नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली की जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। वित्त मंत्रालय ने दिल्ली के लिए 2500 करोड़ रुपए के ऋण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राशि का इस्तेमाल जल आपूर्ति ढांचे को बेहतर बनाने और दिल्ली वासियों को निर्बाध जल सुविधा उपलब्ध करवाने में किया जाएगा। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कमांड एरिया में जल आपूर्ति सुधार के लिए 805 करोड़ और 935 करोड़ रुपयों की कार्यों को मंजूरी दी गई। देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों को लेकर सरकार लगातार निगरानी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने साफ किया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं। आईसीएमआर के महानिदेशक ने कहा कि देश में इन्फ्लुएंजा वायरस का मौजूदा प्रसार हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप वायरस के किसी नए या असामान्य स्ट्रेन का पता नहीं चला। देश में H1N1 भी मौसमी बदलाव में देखने को मिल रहा है और कोई असामान्य आनुवांशिक परिवर्तन सामने नहीं आया। देश के स्कूलों में स्वच्छता, हरियाली और बेहतर पर्यावरण से जुड़ी व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग अभियान चला रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों को साफ सुथरा, सुरक्षित और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग 2026-27 अभियान किया शुरू। इसके तहत देश भर के विद्यालयों का मूल्यांकन स्वच्छता, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ व्यवस्थाओं के आधार पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ स्थित JPNIC के संचालन को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी। JPNIC में म्यूजियम, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेवल पार्किंग जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं होंगी विकसित। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक JPNIC को वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 30 साल की लीज पर दिया जाएगा। लीज को आगे 25 साल तक बढ़ाने का विकल्प। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को करेंगे सम्मानित। कार्यक्रम में राज्य के खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सम्मान दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार का सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला। राज्य कैबिनेट की बैठक में अग्निवीर रोजगार सेल की स्थापना को मंजूरी। रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने, विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का उनका काम। RSS के सर संचालक मोहन भागवत अमेरिका पहुंचे। वो न्यूयॉर्क शहर में 29 अगस्त को आयोजित होने वाले यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में मुख्य संबोधन देंगे। अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग फोरम की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से सामुदायिक प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, सदस्य, युवा, उद्यमी, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग लेंगे हिस्सा। इसका उद्देश्य एकता, नागरिक जिम्मेदारी और वैश्विक सद्भाव को बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गांधरबल जिले में 1998 में वंधामा नरसंहार की जांच फिर शुरू की। हमले में शामिल सभी आतंकवादियों, उनके साथियों की पहचान करना, हमले में उनकी भूमिका को पूरी तरह से स्पष्ट करने का मकसद इसका उद्देश्य है।
गाड़ी में कश्मीरी पंडितों की हत्या से जुड़े पुराने मामलों की दोबारा जांच की व्यापक पहल। एसआईए ने वंधामा नरसंहार के अलावा वर्ष 1989 में बीजेपी नेता आतिका लाल टपलू और जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या से जुड़े मामलों की जांच फिर से शुरू की। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावे में गबन के मामले में उच्चतम न्यायालय का कड़ा रुख। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, एक एक पैसा दान पेटियों में या मंदिर के ऑनलाइन कोष में जमा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े पक्षों को समिति द्वारा दाखिल रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएं और आपत्तियां दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। कोर्ट ने कहा श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, इसके लिए मंदिर परिसर और बाहर विकास किया जाए। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कांगेर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश की चेतावनी। शिमला में आज सुबह 5:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 4.0 रही। शिमला से 66 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर गहराई में भूकंप का केंद्र। आज देशभर में ओणम का पर्व मनाया जा रहा है। नौका दौड़, लोक नृत्य, संगीत, खेल इस त्योहार से जुड़ी महत्वपूर्ण परंपराएं केरल की संस्कृति और मूल्य को दर्शाती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर, समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव, विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ने ओणम उत्सव के शुभ अवसर पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक शानदार त्योहार है जिसे पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार खुशी, एकजुटता और समृद्धि की भावना को और बढ़ाए। ईद मिलाद उन नबी के मौके पर आज पैगंबर मोहम्मद को याद किया जा रहा है। इस मौके पर देश में कई स्थानों पर जुलूस निकाले गए। प्रधानमंत्री ने मिलाद उन नबी की बधाई देते हुए कहा कि उम्मीद है कि ये मौका एकता और खुशियां बढ़ाएगा, दया और समाज के प्रति योगदान की भावना हमेशा हमारा मार्गदर्शन करे। आज मदर टेरेसा की 116वीं जयंती। उन्हें दुनिया भर में मानव सेवा और करुणा के लिए माना जाता है। भारत में उनके सेवा कार्यों ने उन्हें देश में और दुनिया में अलग पहचान दिलाई। वक्त ब्रेक का, अभी रेडियो न्यूज पर एक्सप्रेस 100। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सोना उठना UPI UPI, खाना पीना UPI UPI, हंसना गाना UPI UPI, रूठना मनाना UPI UPI, बैठे बैठे खड़े खड़े बिना हिले यूं ही पड़े पड़े इंडिया कर लेता UPI UPI। यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज पे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन समित गांव की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के बुधनी और खाते गांव में पायलट मॉडल विकसित होंगे। सफल होने पर इसे दूसरे क्षेत्रों में किया जाएगा लागू। नीति आयोग ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के युवाओं को कौशल युक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नीति आयोग ने री-इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत @2047 नाम से एक बेहद अहम रिपोर्ट जारी की, जो नई कौशल प्रशिक्षण संरचना का खाका करती है पेश। आयोग ने स्पष्ट किया कि नीच श्रेणी में मुख्य रूप से वे युवा आते हैं जो फिलहाल रोजगार की तलाश में नहीं है, इसलिए इसे बेरोजगारी दर से सीधे तौर पर जोड़कर नहीं देखा जा सकता।
आरबीआई ने कहा कि पश्चिम एशिया तनाव और व्यापारिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। घरेलू स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में लगातार मजबूती दिखाई दे रही है। आरबीआई के मुताबिक मजबूत घरेलू मांग और कृषि औद्योगिक सुधार से विकास को गति मिल रही है। भारी वाहनों की बिक्री और पेट्रोलियम खपत में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शुद्ध लाभ रिकॉर्ड 10,176 करोड़ रुपए पहुंचा। बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार, एनपीए घटा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल कारोबार 13.5 लाख करोड़ रुपए के पार। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार करने का दिया निर्देश। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कच्ची चीनी की आयात में देरी को देखते हुए नियमों में ढील दी। अब आयातकों को रिफाइंड चीनी बेचने के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। ब्राजील के बंदरगाहों पर भारी भीड़ के चलते कच्ची चीनी की खेप में देरी हुई। इससे पहले सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी को प्रोसेस कर 31 अक्टूबर तक बेचने का निर्देश दिया। सुल्तानपुर में 272 करोड़ रुपए की लागत से IMLC बनाने को यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी। परियोजना का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस के पास बनने वाले IMLC से निवेश और विनिर्माण को मिलेगा बढ़ावा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास बनने वाले IMLC से निवेश और विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण एजेंसी का चयन जल्द ग्लोबल टेंडर से किया जाएगा। यूपी सरकार के मुताबिक गन्ना किसानों ने 94% से ज्यादा बकाये का भुगतान कर दिया है। 99 चीनी मिलों ने 100% भुगतान पूरा कर दिया। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल। ई श्रम पोर्टल ने 26 अगस्त को अपने 5 साल पूरे किए। अब तक पोर्टल पर करीबन 31 करोड़ से ज्यादा जो श्रमिक हैं उनका पंजीकरण हो चुका है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों में 54% से ज्यादा महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा पंजीकरण कृषि क्षेत्र से कामगारों ने किया। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने वैधानिक मापतोल अधिकारियों के लिए राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इसका लक्ष्य नियमों के पारदर्शी और एक समान अमल की क्षमता को बढ़ाना है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने ट्रंप पर प्रमुख कनाडियाई उद्योगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का लगाया आरोप। इसके जवाब में कनाडा ने $20 अरब के अमेरिकी सामानों पर 50% आयात शुल्क लगा दिया। कनाडा के नए शुल्क से अमेरिकी इस्पात, कृषि उपकरण, डेयरी और घरेलू सामान प्रभावित होंगे। उधर ट्रंप ने कनाडा को और खराब नतीजे भुगतने की दी चेतावनी। चीन ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। चीन ने कहा कि ईरान के साथ उसका व्यापारिक सहयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में और इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय अमेरिकी वकालत समूह FIDS ने H-1B वीजा पर करीबन $1 लाख से ज्यादा अतिरिक्त शुल्क प्रस्ताव को चिंताजनक और अनुचित बताया। संगठन ने कहा कि इतनी भारी फीस से स्टार्टअप्स और वैध भर्तियों पर गंभीर असर पड़ेगा। फिट्ज ने चेतावनी दी कि भारी शुल्क से अमेरिकी कंपनियां नौकरियां विदेशियों में शिफ्ट कर सकती हैं। संगठन के मुताबिक इससे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के नामांकन में गिरावट बढ़ेगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को $3 अरब से ज्यादा, जो $3 अरब है, उससे ज्यादा का नुकसान हो सकता है। रिपब्लिकन पार्टी ने कहा कि उसका मिड टर्म कन्वेंशन अगले महीने डलास में होना है। 2 दिन के कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप और JD वेंस अलग अलग दिन मुख्य वक्ता होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने पूर्वी यरूशलेम के कलंदिया ट्रेनिंग सेंटर में इजरायली कार्रवाई की निंदा की। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि इस कार्रवाई से सैकड़ों फिलिस्तीनी शरणार्थी युवाओं की शिक्षा प्रभावित हो सकती है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इजरायल से तुरंत हस्तक्षेप रोकने की मांग की। उन्होंने परिसर खाली कर ट्रेनिंग सेंटर को संयुक्त राष्ट्र को वापस सौंपने के लिए कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डॉली पार्टन के निधन पर देश भर में अमेरिकी झंडे आधे झुकाने का दिया आदेश। यह आदेश 1 सितंबर के सूर्यास्त तक व्हाइट हाउस, सरकारी इमारतों, सैन्य ठिकानों, विदेशों में अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर लागू रहेगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों सुलेमान और कासिम ने स्वतंत्र डॉक्टर से उनके पिता की मेडिकल जांच की मांग की। दोनों ने इमरान खान की सेहत और जेल में उनकी सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। इमरान खान के बेटों ने आदियाला जेल में उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मेडिकल जांच सरकारी अस्पताल में कराई गई।
ओमान और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित जहाज़ों की आवाजाही के लिए अस्थायी नेविगेशनल कॉरिडोर बनाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने जल डमरू मध्य से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए संयुक्त परियोजना पर भी सहमति जताई। ईरान और ओमान के बीच स्थायी शिपिंग कॉरिडोर और जल डमरू मध्य के भविष्य के प्रबंधन पर तकनीकी बातचीत जारी रहेगी। दोनों देश सूचना साझा करने और समुद्री यातायात प्रबंधन की व्यवस्था पर काम करेंगे। उरुग्वे के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश सचिव पश्चिम सिनी जॉर्ज ने किया। उरुग्वे ने भारत के साथ बढ़ते व्यापार और सहयोग पर भरोसा जताया। 2030 तक भारत दक्षिण अमेरिका व्यापार $100 अरब पहुंचने की उम्मीद। कोलंबो टेस्ट में भारतीय के खिलाफ श्रीलंका पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। टीम को इससे टालने के लिए आज चौथे दिन 39 रन की जरूरत। तीसरे दिन श्रीलंका ने भारत के खिलाफ पहली पारी में 265 रन पर 8 विकेट गंवाए। श्रीलंकाई बल्लेबाज सोनल देनुशा 85 और लाहिरू कुमारा 8 रन पर नाबाद लौटे। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में पूर्व क्षेत्र ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में बनाई जगह। पूर्व क्षेत्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को पारी और 210 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पूर्वी क्षेत्र ने पहले पारी में 468 रन बनाए। जवाब में पूर्वोत्तर क्षेत्र की टीम पहली पारी में सिर्फ 111 रन पर सिमटी। फॉलो ऑन खेलने उतरी टीम दूसरी पारी में 146 रन पर ऑल आउट हुई। बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक 18 सितंबर को मुंबई में आयोजित होगी। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। बैठक के एजेंडे में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्रिकेट संघ को बीसीसीआई की एसोसिएट सदस्यता देने का प्रस्ताव शामिल। बैठक का प्रमुख आकर्षण आईपीएल संचालन समिति के 2 निर्वाचित पदों के लिए चुनाव। एशिया जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 खिताब अपने नाम किए। प्रतीति बारदोलोई ने इतिहास रचते हुए एशियन जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप अंडर 20 का खिताब किया अपने नाम। सिर्फ 13 साल 5 महीने की उम्र में प्रतीति ने 9 राउंड में 7.5 अंक हासिल किए और दूसरे खिलाड़ियों से आधा अंक आगे रहते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। उनकी फाइट रेटिंग भी 2350 के पार पहुंची। प्रतियोगिता में भारत ने ओपन वर्ग का खिताब भी अपने नाम कर लिया। ओपन वर्ग में ग्रैंडमास्टर मयंक चक्रवर्ती ने खिताबी जीत हासिल की। फेंसर श्रेया गुप्ता एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला खिलाड़ी। वहीं विशाल थापर ने भारतीय टीम में जगह बनाकर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल की। यूएस ओपन मिश्रित युगल के पहले दौर में एरिना सबालेंका और नोवाक जोकोविच की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही दोनों खिलाड़ियों के मिश्रित युगल में खिताब जीतने की उम्मीदें समाप्त। सबालेंका और जोकोविच को कैटरीना सिन्याकोवा और हेनरी पैटन की जोड़ी ने हराया। सिन्याकोवा और पैटन के मुकाबले को 1-4, 4-2, 10-2 से अपने नाम किया। यूएस ओपन में सेरेना विलियम्स और कार्लोस अल्काराज की स्टार जोड़ी का सफर क्वार्टर फाइनल में खत्म। उन्हें फ्लावियो कोबोली और बेलिंडा बेंचिच की जोड़ी ने 5-4, 4-1 से हराया। भारतीय फुटबॉल टीम 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच में पनामा की मेजबानी करेगी। मुकाबले के आयोजन स्थल की घोषणा बाद में की जाएगी। ये दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला। पनामा फीफा की ताज़ा रैंकिंग में 44वें स्थान पर और 2026 विश्व कप में भी खेल चुका है। इंग्लिश क्लब टॉटनहैम हॉटस्पर ने ब्राजील के विंगर सवानो को मैनचेस्टर सिटी से अपने साथ जोड़ लिया। दोनों क्लबों ने सोमवार को सवाने को ट्रांसफर को लेकर पुष्टि दी है। आधिकारिक तौर पर ट्रांसफर फीस और कॉन्ट्रैक्ट की अवधि का खुलासा नहीं हुआ। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक ये डील करीब 75 मिलियन पाउंड की है। स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड ने नए खिलाड़ी यान डियोमांडे का राजधानी मैड्रिड में आधिकारिक तौर पर स्वागत किया। आइवरी कोस्ट के युवा फॉरवर्ड ने क्लब के साथ 2033 तक का करार किया। नीदरलैंड्स की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच जावी हॉर्निंस ने अपने कार्यकाल में आकर्षक और आक्रामक फुटबॉल खेलने का वायदा किया। जावी ने नीदरलैंड्स के साथ 4 साल का करार किया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कैमरून के मिडफील्डर कार्लोस बालेबा को ब्राइटन से 70 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। 22 वर्षीय बालेबा ने ओल्ड ट्रैफर्ड क्लब के साथ 5 साल का करार किया। और एक्सप्रेस 100 में इतना ही। फिलहाल दीजिए अनुमति। नमस्कार।